गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलेश कुमार सालसल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी बाह्य पठार। झारखंड के भौतिक विभाजन में अगला जो सीरीज है वो है झारखंड का उत्तरी बाह्य पठार, या इसे उत्तरी बाह्य पठार का निम्न पठार भी कहा जाता है। इसे दो नाम से जाना जाता है। उत्तरी बाह्य पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पठार आप देखेंगे तो उसका लोकेशन के हिसाब से आप इसमें गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पठार कहाँ पे स्थित है। ये रांची हजारीबाग पठार के उत्तर में स्थित है ना। यह पाट क्षेत्र ये वाला देख रहे हो ना, इधर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला इलाका पूरा क्या हो जाएगा, बाहर है, इसलिए इसको बोला गया बाह्य पठार बोला गया। ठीक है, तो बाह्य पठार क्या है, रांची हजारीबाग पठार के उत्तर स्थित है और इसके दक्षिण भी स्थित है ना। आप ये इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका, ये भी आपको, ये जो इलाका बच रहा है ये इलाका भी क्या हो जाएगा, बाह्य पठार का भाग है। ठीक है, तो इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये छोटांकुर पठार के बाहर स्थित है, दोनों ओर किसके बाहर स्थित है, तो रांची पठार के दक्षिण और हजारीबाग पठार के उत्तर स्थित है। इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए इसे बाह्य पठार कहा गया है। दूसरा नाम इसे निम्न पठार कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई रांची और हजारीबाग पठार की तुलना में कम है। रांची और हजारीबाग पठार की ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, रांची पठार की 600 मीटर और हजारीबाग पठार की 450 से 500 मीटर के बीच है ना। लेकिन इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर से नीचे है। 600 मीटर से 600 मीटर से 600 मीटर और 300 मीटर के बीच है, या कहीं कहीं 300 मीटर के आसपास भी ये पाई जाती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो एवरेज आपको कितना ध्यान रखना है, 300 मीटर से 600 मीटर बाह्य पठार की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है। ठीक है ना। तो दो चीज़ समझ में आ गया आपको, एक उत्तरी बाह्य पठार और दूसरा हो गया निम्न पठार क्यों कहा जाता है इसे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसका विस्तार कहाँ पे है। इसका विस्तार झारखंड के लगभग उत्तरी वाले इलाके में है और दक्षिण वाले इलाके में इसका है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसका भौतिक स्वरूप की दृष्टि से इसका विभाजन हम लोग करते हैं, उप विभाजन करते हैं। तो भौतिक स्वरूप की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तरी बाह्य पठार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये वाला इलाका देखेंगे, यहाँ से होते हुए ये जो इलाका दिख रहा है आपको, यहाँ से ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ये जो पूरा होगा, ये उसके उत्तर में, इस रेखा के उत्तर में क्या होगा, उत्तरी बाह्य पठार हो जाएगा। ठीक है, और इसके दक्षिण में हम लोग देखेंगे ये वाला जो है, यहाँ से होते हुए ये जो इलाका दिख रहा है आपको, ये वाला, इस रेखा के दक्षिण में क्या है, दक्षिणी बाह्य पठार है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे उत्तरी बाह्य पठार के बारे में। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब इसको भौतिक दृष्टि से, अब उत्तरी बाह्य पठार को भी 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है टोटल। उत्तरी बाह्य पठार, उत्तरी बाह्य पठार को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 5 भागों में कौन कौन सा है ये हम लोग देखते हैं पहले। तो पहला तो है, हम लोग डायरेक्ट हम लोग मैप में देख लेते हैं ना। देखिए, तो जो पहला पार्ट है आप देखेंगे, पहला पार्ट है ये वाला रीजन, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये कुटकू के पास दिख रहा होगा, यहाँ से ये उत्तरी कोयल नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी के जो पश्चिम स्थित क्षेत्र है, ये पहला भाग है। इसे इसे कहा जाता है कौन सा, यहाँ पे एक नदी है, कन्हर नदी है। ठीक है, ये वाला नदी है, देखिए आपको देख रहे होंगे यहाँ पे कन्हर नदी है, ये इधर से जा रही होगी, इधर से, इस तरह से। तो ये कन्हर नदी है ना। और ये कौन सी है, उत्तरी कोयल नदी है। तो उत्तरी कोयल और कन्हर नदी के बीच जो स्थित क्षेत्र है, इसे पहला विभाजन है। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है उत्तरी कोयल या फिर कोयल कन्हर बेसिन बोला जाता है। कोयल कन्हर बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों का जो क्षेत्र है, या इसे दूसरा नाम है कोयल और कन्हर अंतर प्रवाही बेसिन बोला जाता है। ठीक है, ये एक इसका और एक और नाम है, इस वाले क्षेत्र का एक नाम और क्या है, इसे गढ़वा उच्च भूमि भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है अधिकतर गढ़वा जिला में स्थित है, इसलिए इसे गढ़वा उच्च भूमि भी कहा जाता है। 3 आपको नाम आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो है गढ़वा उच्च भूमि याद रखना है, या फिर इसको बोल सकते हैं पश्चिमी पलामू पहाड़ियाँ बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कन्हर कोयल अंतर प्रवाही बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पहला भौतिक विभाजन हो गया। अब इसके बारे में हम लोग एक थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो आपको कोई पूछेगा तो इसमें इसकी आकृति कैसा है, मतलब उत्तरी कोयल कन्हर अंतर प्रवाही बेसिन का आकृति कैसा है, तो आपको दिखने में लगेगा ये थोड़ा सा क्या है, ट्राइंगल जैसा है, इस तरह से, है ना। तो ये ट्राइंगल आकार का है, त्रिभुज आकार का है। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या है
पूछा जाए कि उत्तरी बाह्य पठार का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, ये कोयल कन्हर अंतरप्रवाही बेसिन हो जाएगा, या इसे गढ़वा उच्च भूमि भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अब पूछा जाए कि मान लीजिए सॉरी कि ये जो पाठ है गढ़वा उच्च भूमि का आधार कौन सा है, तो आधार इसका कहाँ होगा, उत्तर की ओर है, और शीर्ष कहाँ पे है, शीर्ष कहाँ होगा, दक्षिण की ओर है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आधार आप देखेंगे कि इसके आधार में कौन सी नदी है, सोन नदी है ना। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी नदी दिख रही है आपको, सोन नदी दिख रही होगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे सोन नदी है, सोन नदी, सोन नदी एकदम इसके जस्ट उत्तर में है। ये देखिए इसका आधार है, ये सोन नदी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मैप जरूर याद रखिएगा, उसी के आधार पे सारा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या हम लोगों को सवाल करना है, अब इसमें देखना है कि इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट आप देखेंगे तो लगभग 1000 फीट से लेके ये 1500 फीट के बीच में है। 1000 फीट से लेके 1500 फीट में इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और इसमें जो हम लोग देखेंगे कि इसका उच्चावच कैसा है, आप इसमें देखेंगे कि इसका जो पश्चिमी भाग है बहुत ही अधिक ब्राउन है। ये पूरा इलाका क्या है, ब्राउन है, मतलब ये पहाड़ी इलाका है ना। हालांकि ये भी पहाड़ी, इधर येलो वाला पार्ट है तो ये भी पूरा पहाड़ी है। तो ये जो गढ़वा अधिकतर भाग क्या है हमारा, गढ़वा यहाँ से लेके यहाँ तक ही गढ़वा, ये वाला इलाका क्या है, पहाड़ी इलाका है। ठीक है। और इसका जो थोड़ा सा कोयल नदी के किनारे वाला ये हल्का सा मैदानी वाला दिखता है। तो पहाड़ी इलाका होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस क्षेत्र में जंगल भी अधिक सघन होगा, है ना। और ये आप देख रहे होंगे कि ये क्षेत्र क्या है, अत्यधिक कटा फटा है, इसका मतलब इरोडेड है, अपर्दित मैदान है। अपर्दित मैदान होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे आवास के निर्माण के लिए सुविधाजनक नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या या आबादी घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। लेकिन आबादी कम होगा, मानव की आबादी कम होगी, लेकिन इस क्षेत्र में क्या हो सकता है, कटा फटा होने के कारण जलप्रपात निर्माण अधिक होगा। इसलिए आप देखेंगे इस क्षेत्र में क्या जलप्रपात अधिक है, जैसे देख रहे हैं गूंगा झांझ जलप्रपात है। सर्वोत्त पहाड़ जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोत्त पहाड़ आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सुखलदरी जलप्रपात मिलेगा, ये पारसडी जलप्रपात मिलेगा, है ना। तो आपको इस क्षेत्र में कटा फटा होने के कारण क्या होगा, इस क्षेत्र में जलप्रपात बहुत अधिक मिलेगा। ठीक है। दूसरा बताया मैंने कौन सा, कटा फटा होने के कारण सघन वन अधिक होगा, है ना, मानव का विकास अधिक होगा, मानव अधिवास का विकास अधिक होगा। और इसके अलावा रेलवे का विकास इस क्षेत्र में कम हुआ होगा। कारण क्या है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे का निर्माण करना बहुत लागत उसका अधिक बढ़ जाता है, इसलिए आप इस क्षेत्र में रेलवे का विकास बहुत कम देखेंगे। हाँ। और इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ निकलती है ना, छोटी छोटी नदियाँ निकलती है। एक नदी है यहाँ पे सुकलदरी, सॉरी, कन्हर नदी। तो कन्हर नदी के बारे में पूछता है कि कन्हर नदी कौन कौन सा ब्लॉक से गुजरती है, तो आपको उसको ध्यान रखना है ना। तो धरधरी आपने पूछा होगा कि धरधरी ब्लॉक है, इस क्षेत्र में आपको देखेंगे तो वहाँ से गुजरती है, तो आपको ये याद कर लेना है। तो मैप में जाके यहाँ पे इस नदी का लोकेशन देखना है कि आखिर ये कन्हर नदी कौन कौन से जिला से, कौन कौन से प्रखंड से गुजरती है, प्रखंड तक पूछ लिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये है, सोरत पहाड़ की ऊंचाई आप देख सकते हैं कितना है, 3819 फीट, आपको ध्यान रख सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में शायद पूछा जा सके, है ना। तो ये वाला पहला पार्ट हो गया इसमें। अब लोग आते हैं दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा है जो ये उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये वाला इलाका, और यहाँ से है दूसरी है अमानत नदी, औरंगा बेसिन। औरंगा बेसिन हमारा ये वाला इलाका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अमानत नदी है, ये अमानत नदी है, और यहाँ पे हो जाए ये इसका, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा ये वाला इलाका है, ये औरंगा नदी है ना, ये औरंगा है, ये अमानत नदी है। तो ये जो इलाका आपको दिख रहा होगा ना, ये इलाका, तो कोयल नदी और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, ये जिसकी जहाँ जहाँ से बेसिन है, ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा हमारा, कोयल औरंगा बेसिन। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, कोयल औरंगा बेसिन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी जो एवरेज हाइट है हमारी लगभग 1000 फीट हो जाएगा। कितना है, 1000 फीट है। कहीं कहीं अलग अलग है, आपको इसमें ध्यान रखना। अब ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, ये भी सिंपल से आप जानते होंगे कि ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पूछा जाए कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती है, तो आपको अभी बताया मैंने कौन सा, एक तो हो गया
एक हो गया कौन सा, एक हो गया अमानत नदी, यहाँ पे दिख रहा हो आपको। दूसरा है ये औरंगा नदी, ठीक है, दोनों किसकी है, कोयल, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। फिर इसके अलावा इस क्षेत्र में आप देखेंगे बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना। और उसके बाद मंडल बांध आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो मंडल बांध अब कहाँ पे है, इस वाले रीजन में आपको दिखाई मिलेगा, यहाँ पे मंडल बांध है। मंडल बांध बहुत ही न्यूज़ में है, इसलिए इसके बारे में ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी हाइट को दोबारा बढ़ाया गया है, इसको पुनः मंजूरी दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं छतरपुर का मैदान। छतरपुर का मैदान कहाँ देखेंगे आप, इस वाले इलाके में देखेंगे, ये पूरा इलाका जो लाइन दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, छतरपुर का मैदान है। आप यहाँ से ये जो इलाका दिख रहा होगा, ये पूरा आपको ग्रीन दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। ये कौन सा है, पूरा ग्रीन दिख रहा होगा। ये पूरा इलाका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन दिख रहा होगा। छतरपुर का मैदान आप देखेंगे, ये पलामू और चतरा वाला इलाका में है। लीलाजन नदी और उत्तरी कोयल नदी के मुहाने पे ये वाला क्षेत्र है ना। तो ये मैदान आपको इस क्षेत्र में, तो मैदान उस प्रकार के मैदान नहीं है जिस प्रकार से आपको गंगा के मैदान में दिखाई मिलता है। ये मैदान क्या है ना, संक्रमणशील क्षेत्र है, किसके बीच में, छोटा नागपुर पठार और गंगा के मैदान के बीच का जो क्षेत्र है, ये संक्रमणशील क्षेत्र है, इसलिए इसमें मिट्टी की मोटाई उतनी अधिक नहीं होगी जितनी गंगा के मैदान में आपको मिलेगी, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना। ये कौन सा है, छतरपुर का मैदान। तो इसे एक चीज़ और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे बोला जाता है पुनपुन नदी का ऊपरी बेसिन, है ना। तो पुनपुन नदी आगे जाएंगे तो पुनपुन नदी मिलेगा हमारा, लीलाजन नदी आगे पुनपुन नदी मिल जाती है। तो ये पुनपुन नदी का ऊपरी बेसिन भी कहा जाता है ना। इसमें यदि पूछा जाए कि इसमें क्या कटाफटा है या फिर अपर्दित है, तो ये लगभग समतल है, समतल प्राय मैदान है या पेनी प्लेन मैदान इसमें बोला जाएगा। इसमें उबड़ खाबड़ वाले भूदृश्य बहुत ही कम मिलेंगे, है ना। ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो निर्माण नदियों के अपर्दन के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया कौन सा, छतरपुर का मैदान। चौथा पार्ट कौन सा हमारा, चतरा का पठार। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला इलाका आपको ध्यान से देखने मिलेगा, ये जो चीज़ आपको मिलेगा, ये चतरा का पठार है ना। तो चतरा का पठार कहाँ पे स्थित है, पहला लोकेशन आपको ध्यान रखना है। तो चतरा का पठार क्या है, हजारीबाग पठार के जस्ट उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चतरा पठार के उत्तर पश्चिम, हजारीबाग पठार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है ना। आपसे पूछा जाए कि झारखंड का सबसे अधिक अपर्दित पठार या उबड़ खबड़ वाला प्रदेश कौन सा है, तो चतरा का पठार हो जाएगा। चतरा का पठार अत्यधिक कटाफटा है, अपर्दन के कारण इसका, नदियों के अपर्दन के कारण इसका बहुत अधिक कट फट गया है, या फिर इसमें गहरी नाली का अपर्दन में अधिक पाया जाता है, कोई किस वाले क्षेत्र में, चतरा के पठार में पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब चूंकि नाली का अपर्दन इसमें अधिक होगा, तो इस कारण क्या होगा, इस क्षेत्र में मानव अधिवास भी क्या होगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये चतरा का पठार के बारे में आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए चतरा का पठार के बारे में आपसे चौधरी पूछा था कि इसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो आप बता सकते हैं कि इसके दक्षिण में कौन कौन सा है। ये हो जाएगा अंतर प्रवाही बेसिन, है ना, दामोदर और औरंगा अंतर प्रवाही बेसिन। फिर उसके बाद बोल सकते हैं हजारीबाग का पठार है। इसके पूर्व में बोल सकते हैं कौन सा, कोडरमा गेडी का पठार है ना। और इसके उत्तर में बोल सकते हैं उत्तरी अपर्दित मैदान है। और इधर इस वाले इलाके में हो जाएगा छतरपुर का मैदान, और इधर कोयल औरंगा बेसिन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग आते हैं जो इसका लास्ट भाग है, वो उसे बोला जाता है कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार कौन कौन सा है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं। देखिए कोडरमा का पठार जो आपको ये रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हुआ है, यहाँ से होते हुए ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ से होते हुए, ये देख रहे हो कोडरमा का पठार है। तो कोडरमा का पठार ये चतरा का पठार से लेके चतरा का पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार के उत्तर से लेके इधर हमारा कहाँ तक फैला हुआ है, इसका किवुल और अजय नदी तक फैला हुआ है। ये यहाँ इधर आप देखेंगे ये अजय नदी है, तो ये लगभग इस वाले इलाके तक फैला हुआ है इसका, ये पूरा इलाका है। तो ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा है हमारा, इसे बोला था कोडरमा हजारीबाग का पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका विस्तार मैंने बता दिया। अब भौतिक दृष्टि से इसका क्या होगा, ये भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, छोटा नागपुर रांची पठार के बाद
ये दूसरा सबसे बड़ा पठार होगा, कोडरमा गिरिडीह का पठार हो जाएगा। ठीक है, पहले इसे कोडरमा के नाम से ही जानता है। कोडरमा आप दो अलग अलग नाम से भी बांट सकते हैं इसको, है ना, कोडरमा का पठार, कोडरमा और गिरिडीह का पठार अलग अलग है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें उबड़ खबड़ के हिसाब से क्या है अपर। तो आप मैप में देख रहे होंगे तो लगभग या तो येलो है या तो कहीं ग्रीन है, तो ये ज़्यादा उबड़ खबड़ नहीं है। तो ये सीमित उबड़ खबड़ वाला क्षेत्र है या कम अपर्दित क्षेत्र है। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब इसकी भूगर्भिक संरचना में आए तो भूगर्भिक संरचना में आपको क्या मिलेगा, ये जो चट्टान किससे बना है, अब्रक शिस्ट और फाइलाइट से बना हुआ है। देखिए ना, भूगर्भिक संरचना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कोडरमा का गिरिडीह का पठार किससे बना हुआ है, अब्रक शिस्ट और फाइलाइट से बना हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ पहाड़ी है ना, जो ऊंचा ऊंचा क्षेत्र है, छोटी छोटी पहाड़ी है, डोंगरी और टोंगरी है, उन क्षेत्र में क्वार्टजाइट भी मिलेगा और पिग्मेटाइट की चट्टानें भी पाई जाती है। सिर्फ कहाँ पर मिल जाएगा, पिग्मेटाइट और क्वार्टजाइट कहाँ मिलेगी, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है उस वाले मिलेगा, या डोंगरी या टोंगरी वाले क्षेत्र में मिलेंगे। लेकिन जो सामान्य समतल भूमि है उन क्षेत्रों में क्या मिलेगा, अब्रक शिस्ट और फाइलाइट की चट्टानें मिलेगी। ठीक है, ये आपको भूगर्भिक संरचना होगी। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि अब अब्रक शिस्ट की चट्टानें, इसलिए अब्रक की खनन भी बहुत अधिक आपको इस क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सारी विशेषता है, जैसे आपको पता होगा कि इसका उत्तरी भाग को अब्रक का मैदान कहा जाता है ना। इसी क्षेत्र में आपको जानते हैं कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य भी है। इसके अलावा तिलैया बांध आप इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। इस क्षेत्र में नदी आपको पूछा जाएगी कौन कौन सी नदी बहती है, तो ये नदी हमारी कौन सी नदी है, ये प्रमुख नदी है जो बराकर नदी है। और बराकर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये बरसोती नदी है। ये हमारी कौन सी होगी, बराकर नदी होगी, है ना। और इसकी सहायक नदी है कौन सी, देखिए ये देखिए यहाँ पे बरसोती नदी मिलेगी, यहाँ से आती है उसरी नदी। ये कौन सी नदी है, उसरी नदी है। ठीक है, इस वाले रीजन में देखेंगे, और एक नदी यहाँ पे उसरी नदी यहाँ की मिल जाती है। और आप पहाड़ के रूप में देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे पहाड़ के रूप में ये खंडोली पहाड़ है ना। और इस वाले रीजन में आपको दिख रहा होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारा छोटा छोटा, मैं जूम कर रहा हूँ इसको ना ताकि और आपको बेहतर दिखाई मिले। इसमें देखिए, तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको दिखाई मिल रहा होगा कि समेत शिखर दिख रहा होगा ना। समेत शिखर की हाइट कितनी है, लगभग 1365 मीटर है। और समेत शिखर के जस्ट नीचे और जो गांव स्थित है उसे मधुबन कहा जाता है, ये मंदिरों का गांव कहा जाता है ना। यहीं पे आपको क्या मिलेगा, तोपचाची झील मिलेगा, तोपचाची अभयारण्य मिलेगा, पारसनाथ पहाड़ की श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा होगा ना ऐसे करके, ये क्या है, पारसनाथ की श्रृंखला है, वो ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। और इसी का एक चोटी है, सबसे ऊँची चोटी है, उसी को बोलते हैं समेत शिखर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पारसनाथ है। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत छोटे छोटे, ये वाला इलाका क्या ना बहुत ये ऊंचा क्षेत्र है, और इसी के बगल से NH-19 गुजरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। पारसनाथ पहाड़ के दक्षिण ही क्या है हमारा, ये NH-19 गुजरा है, और इसके उत्तर में कौन है, बराकर नदी है। तो ये दोनों में भी किसी में क्वेश्चन पूछा सकता है। तो मैप के हिसाब से ध्यान रखिएगा कि बराकर नदी और इस साइड हमारा है, यहाँ पे है दामोदर नदी। बराकर नदी और दामोदर नदी के बीच जल विभाजक का रूप में कार्य कौन करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सिंपल सा बात है, कौन सा पहाड़ है, ये पारसनाथ पहाड़ हो जाएगा, ये जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग वापस आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया हमारा, अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा है। तो ये 5 पार्ट हो गया। पहला हमने पढ़ा कौन सा, ये पश्चिमी पलामू पहाड़ियाँ या गढ़वा उच्च भूमि। दूसरा हम लोग पढ़े कोयल और गंगा बेसिन। तीसरा हो गया हमारा कौन, छतरपुर का मैदान। चौथा हो गया चतरा का पठार, और पांचवा होगा कोडरमा गिरिडीह का पठार। ठीक है, अब इसमें थोड़ा अलग अलग विशेषता जो मान लीजिए पारसनाथ का है, पारसनाथ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। पारसनाथ भारत का, ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, समेत शिखर है। किसके नाम पे रखा गया है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे रखा गया है ना। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये संथालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी फैक्ट्स याद रखना आपको, है ना। मधुबन के बारे में बताया कि मधुबन मंदिरों का गांव है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसमें ध्यान रखिए कि इसमें जितने कौन कौन सी नदी है, वो सारे नदियों के बारे में रखना है कि प्रत्येक विभाजन में कौन कौन सी नदी है, वो नदी भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगता है ये कंप्लीट हो गया है। और कोई भी इसके बाद डाउट हो तो डाउट है उसमें सवाल
पूछ सकते हैं। हम लोग इसका एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं कुछ दिन में। आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें ताकि हम लोग और आपके मोटिवेशन हम लोग को मिल सके। थैंक यू।